बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पद्माकर से संबंधित उनके काव्य सौंदर्य से संबंधित जो पहले भाग का व्याख्यान आयोजित किया था उसमें पद्माकर के रस योजना पर पूरा मैंने आपको बताया था। रस योजना में उनके श्रृंगार के संयोग वियोग और भक्ति भावना पर चर्चा की थी। आज पद्माकर के काव्य सौंदर्य के भाग 2 व्याख्यान के अंतर्गत पहले हम उनके प्रकृति वर्णन पर चर्चा करेंगे। पद्माकर हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती होती है। रीतिकालीन कवियों ने प्राय प्रकृति को उद्दीपन रूप में ग्रहण किया, किंतु पद्माकर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रकृति चित्रण के लिए आलंबन शैली का भी प्रयोग किया। इन्होंने प्रकृति के शुद्ध, सीधे और सरल चित्र अपने काव्य में रखे। बसंत ऋतु का वर्णन, वर्षा का वर्णन, पवन के सरसराते हुए जो तथ्य हैं उनका वर्णन पद्माकर काव्य में आलंबन रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। रीतिकालीन कवियों में ऐसे बहुत कम कवि हैं जिन्होंने पद्माकर के समान प्रकृति का चित्रण किया हो। यदि हम सेनापति को छोड़ दें, जो अपने प्रकृति वर्णन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, उसके बाद हिंदी में रीतिकाल में पद्माकर ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रकृति का वर्णन अत्यंत आकर्षक ढंग से अपने काव्य में किया। एक उदाहरण है पद्माकर के प्रकृति वर्णन का। द्वार में दिशान में दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीप पद दिक्कत है, बिथिन में ब्रज में नवेलिन में बैलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। इन्होंने बसंत ऋतु का जो वर्णन सेनापति का प्रसिद्ध है, वैसा ही वर्णन लगभग पद्माकर का प्रसिद्ध है। पद्माकर के काव्य में जो प्रकृति का अनुभूतिपरक तथ्य है वह सहृदय और भावुकता के कारण है। सामान्यतः हिंदी साहित्य में पद्माकर एक ऐसे कवि के रूप में हैं जो अपने श्रृंगार वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु गहराई से देखें तो पद्माकर का प्रकृति वर्णन भी श्रृंगार से किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं है। पद्माकर ने अपने काव्य में प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन के साथ जितने भी अन्य जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन भी उन्होंने अपने काव्य में किया। वर्षा वर्णन के अंतर्गत वे लिखते हैं कि पद्माकर कदम के कदम बन में मधुबन कीनो आई महल मवासो में, उद्धो यह उद्धम जताई दीजो मोहन को, ब्रज को सुबासो भयो अंगिनी अबासो है, पात की पपिया जल पान को न प्यासो कछु, बिथित बियोगनी के प्राणन को प्यासो है। पद्माकर जिस तरह अपने श्रृंगार वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरीके से पद्माकर अपने प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। यह पद्माकर के भाव पक्ष से संबंधित उसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनका प्रकृति वर्णन। अब हम पद्माकर के कला पक्ष पर हम चर्चा करेंगे। पद्माकर के काव्य में जो काव्य सौष्ठव में जो उनका कला पक्ष है, जिसमें उन्होंने भाषा का जो लालित्य और मधुरता जो उनके काव्य में मिलती है, वैसी हम केशव और बिहारी के पश्चात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के कवियों में पद्माकर का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। वैसे ये केशव और बिहारी की तरह चमत्कारवादी नहीं है, क्योंकि इनकी जो भाषा का लालित्य, इनकी भाषा में जो लालित्य है और जो मधुरता है वह इस रूप में नहीं है कि उसमें कोई चमत्कार या युक्ति वैचित्र्य मिलता हो। वह सुकोमल और मधुर शब्दावली से परिपूर्ण है। भावों को व्यक्त करने में भाषा पूर्णतः सक्षम है। इनके समस्त चित्रण में, चाहे वह संयोग वियोग हो, उसमें नाद सौंदर्य, एक चित्रात्मकता हमारे को नजर आती है। जहाँ तक पद्माकर काव्य की भाषा का प्रश्न है, तो सामान्यतः इन्होंने शुद्ध ब्रज भाषा का ही प्रयोग अपने काव्य में किया है। भाषा की जितने भी प्रकार की हिंदी साहित्य में भाषा में संबंधित जो एक स्वाभाविकता लालित्य है वह पद्माकर काव्य में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के जो जिस ढंग से उनके भाव पक्ष की प्रशंसा की, वैसी प्रशंसा उन्होंने उनके कला पक्ष की भी की थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार उनके जो भाव पक्ष, उनके कला पक्ष में शब्द शक्तियां हैं, उसका भरपूर मात्रा में जो प्रयोग है वह दिखाई देता है। वे लिखते हैं, भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार था। सब प्रकार की शक्तियों से भाषा की तात्पर्य यह है कि जो अभिधा लक्षणा व्यंजना, जो तीनों शब्द शक्तियां हैं, उनका इन पर पूर्ण अधिकार था पद्माकर का। कहीं कहीं तो इनकी भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और पदावली से युक्त दिखाई देती है। पद्माकर
के काव्य में एक सजीव भाव भरी मूर्ति, प्रेम मूर्ति की तरह भाषा खड़ी हुई दिखाई देती है। कहीं भाव या रस की धारा बहाती है तो कहीं अनुप्रासों की ललित झंकार वह उत्पन्न करती है। कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और फड़कती हुई चलती है तो कहीं शांत सरोवर के समान स्थिर गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पद्माकर की भाषा की श्रेष्ठता को व्यक्त करने में अपने आप में एक पूर्ण कथन है, क्योंकि इसमें आचार्य शुक्ल ने पद्माकर की भाषा की सभी विशेषताओं का उन्होंने जिक्र कर दिया, जिसमें भाषा भावों और रसों को बहाती है तो दूसरी तरफ भी रस को भी व्यक्त करने में सक्षम दिखाई देती है। जहाँ तक पद्माकर के काव्य के भाषा के साथ साथ उनके अलंकार विधान की योजना है, तो पद्माकर ने अपने काव्य में अलंकार के लिए अलंकार का प्रयोग नहीं किया। उक्ति चमत्कार, पांडित्य प्रदर्शन या चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अलंकारों का प्रयोग इस तरह से नहीं किया कि जानबूझ करके उनको लाया गया हो या सायास जैसे कोई प्रयोग किया गया हो। उन्होंने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, अंग सौंदर्य की अभिवृद्धि करने के लिए ही अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया। पद्माकर कहते हैं, शशि ब्रज चंद ते चलियो मुख चंद जागो जाग, चांद चांदनी को मुख चंद सो कर जात, कह पद्माकर तो यो सुगंधी के पुंज बन कुंजन में कंज से भरन जात, धरत जाहि जा पग है तियारी त्या, मंजुल मजीठ के ही माठ से डरन जात, बारन ते हीरा सेत सारी की नान में हारत से मुक्ता हजारन जन जात। पद्माकर के काव्य में अलंकारों में उनको सर्वाधिक जो प्रिय उनका अलंकार था वह अनुप्रास अलंकार माना जा सकता है। पद्माकर के काव्य में सामान्यतः अलंकारों के अंतर्गत उन्होंने अनुप्रास के बाद यमक और अर्थालंकारों का प्रयोग भी अधिक किया है, वह भी भावों के उत्कर्ष के लिए किया है। एक विशेष बात यह पद्माकर के काव्य में अलंकारों की कि बिहारी की तरह इन्होंने शब्द जाल में नहीं फंसाया पाठक को, उन भावों की अनुभूति कराई। पद्माकर लिखते हैं एक जगह अपने अलंकारों के अपने काव्य में, उनका एक सटीक उदाहरण है कि हाल ही चलो तो चलो जोरी जुर जाएगी, कह पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लोचा कभी न घोरे घुर जाएगी, कह पद्माकर नहीं तो ये घम गजोरे लगे। इस तरह से युक्त जो उनकी पंक्तियां हैं वह उनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। पद्माकर ने अपने भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया और छंद योजना के अंतर्गत भी उन्होंने सामान्यतः सहज एवं सुंदर प्रयोग किया। वीर, भक्ति और श्रृंगार के समस्त पदों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने काव्य में छंद में नाद सौंदर्य को से परिपूर्ण बनाया था। छंदों में लय, गति, यति, वर्ण विन्यास इन सब का पूर्ण निर्वाह करते हुए तुक मिलाने के लिए जो तुक मिलाने के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि जितने पद्माकर प्रसिद्ध हुए उतना कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। जैसा मैंने पूर्व में भी आपको कहा था, कह पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लोचा कभी न घोरे घुर जाएगी, सिर उपचारण घनेरे घनचारण छो। इस तरह की जो तुक युक्त जो पंक्तियां पद्माकर की वह हिंदी साहित्य के लिए एक श्रेष्ठ काव्य के रूप में अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर पद्माकर का काव्य सौष्ठव, मौलिकता, अपने भावों के अनुकूल, कवि प्रतिभा से समन्वित उनका काव्य है, जिसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का समान मणिकांचन प्रयोग हुआ है। और इसी कारण रीतिकालीन काव्य परंपरा के ये एक बेजोड़ कवि माने जाते हैं, जिन्होंने रीतिकालीन काव्य परंपरा को तो समृद्ध किया ही, साथ ही हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्धि हम देव या गणानंद की जो मिली थी वैसी प्रसिद्धि पद्माकर को मिली। उसका कारण यही है कि उन्होंने एक तरफ तो आचार्यत्व का निर्वहन किया, दूसरी तरफ कवित्व पर भी पूरा ध्यान दिया, और कवित्व की ओर अधिक झुकाव होने के कारण इनके काव्य में श्रृंगार के संयोग, वियोग, हाव, अनुभव, इन नायक नायिका के भेद, आलंबन, उद्दीपन, इन सब का जो चित्रण है, और साथ ही इनके काव्य में प्रकृति का जो सांगोपांग एक वर्णन मिलता है, वह सेनापति के बाद संभवतः ऐसे दूसरे श्रेष्ठ कवि माने जा सकते हैं। और इसी कारण से पद्माकर का काव्य सौष्ठव हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस पद्माकर के काव्य सौंदर्य के इस अध्याय के अंतर्गत आज हमने
पद्माकर के पहले के अध्याय के अंतर्गत हमने पद्माकर के श्रृंगार और भक्ति पर चर्चा की और उनके कुछ वीर रसों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। आज के अध्याय में मैंने आपको पद्माकर के प्रकृति चित्रण और उनके कला पक्ष में भाव, भाषा, अलंकार, छंद, इन सब पर चर्चा की है। और इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कला पक्ष पर लिखा था कि अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। अनुप्रास के कारण के काव्य में प्रवाह, संगीतात्मकता, ध्वनि व चित्रात्मकता आ गई। अनुप्रास के बाद कवि का प्रिय अलंकार यमक रहा और उसमें भी उन्होंने भावों के उत्कर्ष के लिए यमक का अधिक प्रयोग किया। केशव या बिहारी की तरह अलंकार पाठक को शब्द जाल में नहीं फंसाते, वरन उन्हें भाव की अनुभूति कराते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान समीक्षक के द्वारा पद्माकर की भूरी भूरी प्रशंसा करना इस बात का द्योतक है कि पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठतम कवियों में माने गए हैं।